जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने साथियों तक इसे जब आप शेयर करेंगे तो आपके साथियों तक ये पहुंचेगा, वो पढ़ेगा और पढ़ के पास होगा, अपना एग्ज़ाम निकालेगा और वो सफल हो जाएगा। जब उसकी सफलता होगी, आपका भी उसे शेयर करना सफल होगा और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है मेरे से प्रिय साथियों। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी के बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आज का यहाँ चीयर्स ज़्यादा लग गए ऑफलाइन की क्लास की, तो उसे ही हटा रहा था, लेकिन आप लोगों को डिलीवर करना है करंट अफेयर, तो आप लोग चिंता मत करिए। बात यह है मेरे प्रिय साथियों कि रोज मेहनत करना हमारे लिए अनिवार्य है। मैं आप सभी को कहता हूं कि अगर आज 23 तारीख है तो 24 तारीख के सारे पढ़ने के प्लान्स हमारे पास होने चाहिए और वो प्लान्स जो भी हम प्लान करेंगे, वो प्लान को पूरा करने के लिए हम अपना 100% दे दें। बात समझिएगा, बहुत ही गंभीर बात है। जैसे कि डेली करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर के दो पोर्शन होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक पोर्शन और एक होते हैं डायनेमिक पोर्शन। डायनेमिक पोर्शन उस पार्ट को कहा जाता है जो बिल्कुल नया दिखाई देगा आपको, और स्टैटिक पोर्शन उसे कहा जाता है जो कि हर बार एग्ज़ाम में पुराने तथ्य जो पूछे जाते हैं उस करंट अफेयर से संबंधित वो चीज़ें हमें याद होती हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है हमारा जीके, या जिसे हम जनरल स्टडीज़ के रूप में जानते हैं, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में। समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अब आ जाता है जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि हम प्लान कैसे करें। प्लान इस प्रकार का मेरे प्रिय साथियों कि 23 तारीख आज है। आज आपको आपका पहला सेशन रखा आपने कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। दूसरा सेशन आपने रखा कि हमें जीएस के पोर्शन को पढ़ना है, जो आसान लगे उसको पढ़ना है, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी रख लिए, इंडियन हिस्ट्री रख लिए, है ना, हिस्ट्री रख लिए, जो भी आपको रखना है वो रख लिया आपने। तीसरा सेशन आपने मैथ्स एप्टीट्यूड का रख लिया। चौथा सेशन आपने रखा कि हमें अब रिवीजन करना चाहिए। और इस पूरे पार्ट को जब आप 23 तारीख को प्लान कर लोगे कि मुझे इसे 24 को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए अगर आप 100% प्रयास करोगे तो मेरे प्रिय साथियों लगभग 60% आपका प्लान सक्सेस होगा। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। और जब इस प्लान को आप कंप्लीट कर लोगे, तभी याद रखिएगा, बात बहुत गंभीर है, एग्ज़ाम निकालने वाली बात कह रहा हूं। मतलब अपने दिल में हाथ रख के इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप 70 to 60% को कवर कर पाएंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि 50 हो सकता है कि 40 हो, लेकिन आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेंगे कि मैंने जो प्लान किया था मैंने उसको एफर्ट लगाकर कंप्लीट करने का प्रयास किया है, और जिसकी वजह से आप डे बाय डे परिपक्व होते जाएंगे, डे बाय डे आप मजबूत होते जाएंगे, डे बाय डे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बेहतर हो जाएगा कि मेरे प्रिय साथियों
एक दिन आप एक बड़ा परिवर्तन जो है अपने अंदर देखेंगे। आशा करता हूं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, ये चेयर तो नहीं आ रहा होगा साहू जी, उसमें नहीं आ रहा है ना? ठीक है, चलें आगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2024 तक चला है आज तक। कहां आयोजित किया जाएगा? तो डल झील श्रीनगर में। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि वन डे एग्जाम के कंटेंट यहां आपको मिलेंगे। ठीक है, आज इसके महत्व पर भी चर्चा करते हुए हम सत्र को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है आज, क्यों ज़रूरी है करंट अफेयर, और अपने साथियों तक इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरा का पूरा हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बना हुआ है, जिसमें चिल्का झील उड़ीसा में है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, चिल्का झील कहाँ है ना? निम्नलिखित में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? डल झील श्रीनगर में है, जहाँ की खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है। इसका आंसर आपको पता हो गया। लोकटक झील मणिपुर में है। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, और इसके ऊपर जो जलकुंभी है तैरता हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा भूस्थल, उसे क्या कहा जाता है? फुमड़ी इसके नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है, फुमड़ी कहते हैं उसे, वो मिलेगा यहाँ। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। वायनाड झील केरल की एक ऐसी झील है जो कि केरल की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। केरल में एक खारे पानी की झील है और यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार स्थल है। अगर कभी घूमने का मौका मिला तो ज़रूर जाइएगा। ऐसी नॉर्मल चर्चा से हम अपने करंट अफेयर को पूरा कर लेते हैं। तो लास्ट में पूछे गए प्रश्न का आंसर ज़रूर दिया करिए। साक्षी हमेशा की तरह डल झील श्रीनगर एकदम सही आंसर दिया है। वेरी गुड साक्षी। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आंसर लास्ट क्वेश्चन का ज़रूर दिया करिए। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? मेरे प्रिय साथियों, अगर आपने द ममी रिटर्न मूवी देखी होगी, उसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें ममीज मतलब कि कोई शाही परिवार के लोग दुनिया से चले जाते थे, मर जाते थे, तो उनको कुछ मसाले लगाकर एक ताबूत में बंद कर दिया जाता था, उसे ही मम्मी कहा जाता है। तो इसी नाम से वो मूवी बनी थी। तो मिस्र की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो पूरी तरह से नील नदी पर समर्पित होकर उस क्षेत्र में पनपी थी। मिस्र अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मिस्र में ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो क्या है तो रेगिस्तानी है, मतलब कि आपका पूरे तरीके से रेत से आसपास आपको दिखेंगे, डेजर्ट दिखाई देगा वहाँ। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि नील नदी की सभ्यता जो है वो इसी में ही पनपी, मिस्र की सभ्यता के रूप में, जिसे हम मिस्र की सभ्यता या इजिप्टियन सभ्यता के रूप में जानते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसके क्या थी? समकालीन थी, इसके साथ ही साथ चल रही थी। इससे व्यापारिक साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है दूसरे वर्ष मनाया जाने वाला भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर दिन जो प्रमुख दिवस होता है उस पर हम चर्चा करते हैं, और आज है 23 अगस्त जो कि अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को बता दूं कि चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक चांद में पहुंचना, मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक चांद में पहुंचना, और चांद में कुल 4 देश पहुंच पाए हैं, जिसमें से चौथा नंबर जो है हमारा भारत है। और अगर पूछेगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में कौन सा देश पहुंचा है, तो वो हम ही पहुंचे हैं, भारत ही पहुंचा है। और 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया। अब यहां पास प्रश्न पूछेगा, डेट भी पूछा जा सकता है, ठीक है, थीम पूछा जा सकता है। तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, जो भारत की खगोल शास्त्रीय विरासत को प्रदर्शित करता है।
आप लोगों के लिए प्रश्न है, आर्यभट्ट जी के बारे में आप क्या जानते हैं? चलो बताओ। ठीक है, हमारे भारतीय नागरिकता का एक बहुत ही शानदार प्रमाण है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 2 प्रमुख मशीनें लगी थी जो कि चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद में उतारी थी। उसे हम लैंडर और रोवर के नाम से जानते हैं। लैंडर का नाम था विक्रम और प्रज्ञान नाम था रोवर का। ठीक है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरा। अब इस जो स्थान पे उतरा है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ठीक है, तो ये प्रमुख पॉइंट्स है जिसको आपको जानना जरूरी है। तो 2025 में कौन सा है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? वो है आपका 2 नंबर का। क्लियर? चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। 21 अगस्त 2025 को संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनिश्चित काल तक स्थगित करना मतलब कि जब तक नया डेट नहीं आ जाता। मानसून सत्र 2025 में संसद के दोनों सदनों ने मिलकर कितने विधेयक पारित किए हैं? तो देखिए, टोटल दोनों सदनों ने मिलकर 15 विधेयक पारित किए हैं, जिसमें एक एक क्रम हम देखते जाते हैं। अभी चल रहा था, है ना, बहुत वोट चोरी और ये वो बहुत हवा में चला है बात, है ना। चलो 21 जुलाई से प्रारंभ हुआ, 21 अगस्त 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक, 32 दिन की अवधि थी, 21 बैठकें हुई थी, 14 पेश करी गई विधेयक बिल्स जो है 14 बिल्स पेश करी गई, 12 पारित हुई और 1 वापस लिया गया। कहाँ? लोकसभा में। राज्यसभा में 15 पारित हो गए। कुल विधेयक पारित हुए कितने? 15। समझिएगा, एक एक पहलुओं को जानना जरूरी है ना, एक एक पहलुओं को, इसीलिए मैंने बड़ा संभाल के इस कंटेंट को तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकवादी हमला में जो है चर्चा हुई। 28 और 29 जुलाई को लोकसभा में हुई। 18 घंटे 41 मिनट चर्चा की गई। 73 सदस्य शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया इसमें। राज्यसभा में 29 और 30 जुलाई को चर्चा हुई। 16 घंटे 25 मिनट चर्चा चली। 65 सदस्य शामिल थे और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया। मणिपुर में राष्ट्रीय शासन का विस्तार किया गया, राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया गया है अनुच्छेद 356(4) का। 30 जुलाई 2025 को स्वीकृति मिली। 5 अगस्त को राज्यसभा से मिली, लोकसभा से 30 जुलाई को, राज्यसभा से 5 अगस्त को, और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 13 अगस्त से 6 महीना। मणिपुर बजट की बात करें तो 7 अगस्त को अनुदान मांगों पर मतदान हुआ और विनियोग विधेयक पारित किया गया। ये विनियोग विधेयक क्या होता है? तो हमारे भारत की संचित निधि, मतलब भारत का जो बैंक है, भारत का जो फंड है, उससे फंड प्राप्त करने के लिए सभी को, संसद को, लोकसभा को विनियोग विधेयक पारित करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, और उसके बिहाफ में ही अगर वो पारित होगा तभी जो है फंड रिलीज होता है। ठीक है, ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। राज्यसभा में 11 अगस्त को मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक वापस कर दिया गया। ठीक है, अगला है आयकर विधेयक पास किया गया। 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और 21 जुलाई को समिति प्रस्तुत करी थी। कौन सी समिति प्रस्तुत करी है? प्रवर समिति। कौन होती है ये प्रवर समिति? तो प्रवर समिति वो समिति होती है जो एक अस्थायी समिति है। कोई भी विधेयक को पूरा जांच करेगा, उसका गहराई से अध्ययन करेगा, काट छांट करने वाले तथ्यों को बताएगा और उसके बाद जो है फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो 21 जुलाई को प्रवर समिति ने जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। ठीक है, सरकार ने इसे वापस लेकर आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। 11 अगस्त को पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में 12 अगस्त को वापस हो गया है। ठीक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक
इसमें खिलाड़ियों के लिए मैंने बताया था, करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते खिलाड़ियों का कल्याण, खेलों का विकास, निष्पक्ष खेल और विवाद का समाधान किया गया। क्लियर। ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन विनियोग विधेयक में क्या हो गया, विनियमन विधेयक में क्या हुआ, तो सट्टाबाजारी के लिए रोक के लिए जो है इस विधेयक को लाया गया है। ठीक है। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय में 5 विधेयक संसद में द्वारा सभी पारित कर दिए गए हैं, जिसमें लदान विधेयक है, समुद्र द्वारा माल ढुलाई विधेयक है, तटीय पोत परिवहन विधेयक है, व्यापारिक जहाजरानी विधेयक है, भारतीय बंदरगाह विधेयक है। बंदरगाह और तटीय पत्तन जितने भी समुद्री हमारे पास तटस्थल है उसके लिए फिर से नियम बनाया जा रहा है। 1908 में नियम बना था, उसके बाद अब नियम बन रहा है, तो बहुत सारे नियमों की वजह से व्यापार में काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से इस विधेयक को लाया गया। बहुत ही सराहनीय ये विधेयक है, जिससे व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा। ठीक है। अगला है जन विश्वास विधेयक। दोनों लोकसभा में प्रवर समिति को भेजे गए हैं अभी वर्तमान में। प्रवर समिति मैंने बताया क्या करती है, एक अस्थायी समिति है जो कि किसी भी विधेयक पे जांच करती है, प्रॉपर उसको पढ़ती है, समझती है, काट छांट करती है, उसको रिसर्च करती है, एक एक चीज़ के ऊपर उसका ध्यान रहता है सभी पहलुओं का। ठीक है। संविधान और राज्य संबंधी विधेयक। संविधान में 130वां संशोधन पारित, 130वां संशोधन होगा। क्या होगा इसमें, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर जेल में गया तो वहां से शासन नहीं कर सकता। केंद्र शासित प्रदेशों में भी यही लाया गया है और जम्मू कश्मीर में भी यही नियम लाया गया है। ठीक है। ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री को हटाना जो गंभीर अपराध में जेल में हो। ठीक है। मुख्य उद्देश्य ये है। 30 दिन तक के जमानत लेना होगा, नहीं लेंगे तो स्वतः ही जो है पद से मुक्ति मानी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर चर्चा हुई, विशेष चर्चा। 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में शुरू, लेकिन व्यवधान के कारण नहीं हुआ। व्यवधान बहुत हुआ है इस बार। ठीक है। बहुत लगातार व्यवधान हुआ है, बहुत विरोध हुआ है विपक्ष का। ठीक है। केवल 31% उपयोग हो पाया समय, जो कि 120 घंटे थे, जिसमें 37 घंटे चर्चा हुई है बस। ठीक है। बाकी जो है उधर से विपक्ष जो है जोर बम्बू कर रही थी। क्लियर। ठीक है। बम्बू वाला वीडियो देखे होंगे। ठीक है। वैसे बम्बू का मतलब होता है बांस। ठीक है। तो बांस करना मतलब होता है किसी को छेड़ना और इधर उधर नहीं जाना, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है। मुंह से निकल गया इसलिए मैं उसको बैकअप कर रहा हूं। नई घोषणाएं हुई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अब संसद की कार्यवाही का अनुवाद जो है 22 भाषाओं में होगा। पहले 18 थी, अब 4 और जोड़ दी गई है। कश्मीरी, कोंकणी, संथाली को जोड़ दिया गया है। ठीक है। सभी भाषाओं में अब जो हमारी संवैधानिक भाषा है उसमें 22 भाषा अनुसूचित भाषाओं पर जो है आपका ट्रांसलेशन कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं 19, मूल संविधान में जो है वो 14 भाषाएं थी। 1950 में मूल संविधान जब बना था, बाद में संशोधन के बाद 22 भाषाएं हो गई हैं। राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है इस भाषाओं को लेकर। राजभाषा और संविधान अनुच्छेद 343 में हिंदी भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में है, ऐसा लिखाया है उसमें। अंकों का प्रयोग भारतीय अंक अंग्रेजी भाषा में हो, कोई दिक्कत नहीं है। 343 से 351 राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है। शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो प्राचीन विरासत को पहचान और संरक्षण देने के लिए शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। 11 भाषाएं शास्त्रीय दर्जा मिला हुआ है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है। इसे याद रखिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, प्रमाण देता हूँ। ठीक है। चलो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीसरी बार प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है मोहम्मद सलाह। इंग्लैंड का एक प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार है ये, जिसको हर साल दिया जाता है। इन्हें जो है 3 बार दिया जा चुका है। मोहम्मद सलाह को 18, 22 और 25 को। मैनचेस्टर इंग्लैंड में मुख्यालय है। 1907 से चालू हुआ है। इंग्लैंड फुटबॉल का प्रतिष्ठित एक सम्मान है। नॉर्मन हंटर इसका पहला विजेता रहा है। ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखें। ये 2025 में अन्य विजेता में जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी में मॉर्गन रॉजर्स। बाकी इतना डेप्थ में प्रश्न नहीं पूछा जाता है।
ये पूछा जा सकता है मोहम्मद सलाह को। क्लियर, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में किस भारतीय तिकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तीन तिगाड़ काम बिगाड़ कर दिए हैं उन लोगों का। अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल और किरण जाधव। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, राइफल स्पर्धा हो रही थी, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अर्जुन बबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव 1892.5 अंक प्राप्त किया है। हराया रजत पदक जीता है ली शियानाहाउ, लू डिंगंके, वांग होंगोंग हाहो को। ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है भाई, इसीलिए जैसे बोल रहा हूं। कांस्य पदक दक्षिण कोरिया वाले को मिला है पार्क हाजुन, ली जुन हवा। ठीक है, ली जुन हान, ठीक है, वेनसांग वाला है। ली जुन हान वेनसांग के परिवार का होगा ना। सेओ जुन वोन। ठीक है, बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट है। 1967 में एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ है, स्थापना हुई है कुवैत सिटी, कुवैत में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलो कहाँ हो रहा था ये जान ले। कजाकिस्तान के श्याम केंट में हो रहा था। ठीक है, कजाकिस्तान के श्याम केंट में इसका आयोजन हो रहा था। भारत और सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में संयुक्त कार्यदल बनाने का निर्णय लिया है? शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। गल्फ कंट्री के साथ शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का होना हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि व्यापार में जो भाड़े और जो टैक्स हम अन्य देशों के साथ या अन्य दूर देशों के साथ करने में खर्च होते हैं, अगर इसके साथ व्यापार और ये समझौता अच्छी तरह से संपन्न होता है तो हमारे लिए परिवहन और लॉजिस्टिक मंत्री लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मंत्री जो है इसके परिवहन और लॉजिस्टिक मंत्री सालेह बिन नासिर अल जाफ़र हैं, जो कि अरब के हैं। और हमारे यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जहाजरानी मंत्री, इन्होंने हाथ मिलाया है। क्लियर, क्या है इसमें? संयुक्त कार्यदल होगा, शिपिंग और लॉजिस्टिक में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, परियोजनाओं के तालमेल, नीति संवाद और निवेश योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बताया ना, ट्रांजिट समय कम लगेगा, व्यापार लागत घटेगा, भारत और सऊदी बंदरगाहों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। T20 एशिया कप 2025 की कप्तानी किसको मिली है एशिया कप की? तो सूर्य कुमार यादव को। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, टीम देखना, बहुत अच्छी टीम है। अरे क्या बताऊं, इतनी अच्छी टीम है। शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है ना, और न जाने कितने सारे खिलाड़ी हैं। ना जाने नहीं, मैं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, इसे बोलने वाली भाषा में बोल देता हूँ भाई। तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, जितेश शर्मा है विकेट कीपर, जसवीन बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, संजू सैमसंग है, हर्षित राणा है और रिंकू सिंह है। थक गया इतने सारा नाम लेकर, इसलिए समय ना खराब करके मैंने कहा कितने सारे खिलाड़ी। एक खिलाड़ी बहुत पसंद है यार, सबको पसंद है, भारत को पसंद है ऐसा मुझे लगता है। रील्स वगैरह देखा मैंने इंस्टाग्राम में, उसके लिए एफर्ट देखा लोगों का। श्रेयस अय्यर, उसको टीम में नहीं रखे यार, बहुत दुख लगा मुझे। चलो कहाँ हो रहा है? तो ये होगा यूएई में। टोटल जो है 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इसमें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पार्टिसिपेट किया है इसमें। एशिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसे कराया जा रहा है। ठीक है, 9 से 28 सितंबर चलेगा। 2 साल में एक बार होता है एशिया कप। लास्ट टाइम भारत ही जीता था। श्रीलंका दूसरे नंबर में था, मतलब श्रीलंका फाइनल हार गया था। 16 संस्करण 2023 में हुआ था। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1983 से स्टार्ट हुआ है। और पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएई है, ओमान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश और नेपाल है। ये 8 टीमें खेलेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रिवीजन के रूप में ये रहा। चांदीपुर ओडिशा में से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। दुबई में अब ऐसा पासपोर्ट बना दिया गया है जो कि 1 फ्री जोन पासपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फ्री जोन कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, एक कार्ड से सारा काम हो जाएगा। परशुरामपुरी नाम रख दिया गया है जलालाबाद का, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। माना जाता है यहीं जो है परशुराम जी का जन्म हुआ था। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को तीसरी बार जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 300 से कम एम्प्लॉय वाला डिपार्टमेंट है।
मनिका विश्वकर्मा जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए जा रही हैं। थाईलैंड में ये आयोजित होगा 74वें नंबर का। श्रम श्री योजना लाई है कौन? तो दीदी ममता बनर्जी जी, मुख्यमंत्री जो कि बंगाल की है। और ये दीदी के यहाँ जो भी बाहर से आ रहे हैं बेरोजगार लोग, उन्हीं के यहाँ के उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कौन कौन से विधेयक प्रस्तुत किए हैं? आपको इसका आंसर देना है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसलिए आपको इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलो लास्ट प्रश्न देखें, दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सा है? चलो बताओ बताओ। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।